और आज दूसरी समाअत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है। आज बेंच में शफी सदीकी साहब थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे, लेकिन चीफ साहब ने यह मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया। लेकिन 5 अगस्त का एहतजाज, मैं नहीं कहता, आपने अपनी आंखों से देखा कि नाकाम साबित हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 अगस्त की एहतजाज की कॉल से भी पीछे हट चुके हैं। जब पार्टी के कोर कमेटी के इजलास में बैठते हैं तो वहां पे कहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के पांव भी पकड़ने पड़े, मिन्नत समाजित भी करनी पड़े, तो उनकी मिन्नत समाजित भी करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नज़र आज के प्रोग्राम में 2 खबरें हैं। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाद हुसैन बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज की नीलामी के खिलाफ अपीलों पर समाअत की गई है। इन अपीलों पर अदालती कार्रवाई का मुख्तसर सा अहवाल है जो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़खड़ा गई है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसने खुफिया तौर पे सरेंडर कर दिया है? और आज का दिन कप्तान पार्टी के लिए क्यों भारी साबित हुआ है? तो 2 खबरें हैं आज के हमारे इस वीडियो लॉग की, जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस में और बाकी जितने रेफरेंसेस हैं बहरिया टाउन के खिलाफ, या बहरिया टाउन के जो चेयरमैन हैं मलिक रियाद हुसैन, उनके बेटे, उनके दामाद जो मुल्जमान हैं, नैब की तरफ से 3 रेफरेंसेस में जो बहरिया टाउन की तरफ से प्ली बार्गेन करके प्रॉपर्टीज गिरवी रखी गई थी, गारंटी के तौर पे दी गई थी, नैब की तरफ से उन प्रॉपर्टीज को नीलाम करने का प्रोसेस शुरू किया गया था। लेकिन उस नीलामी के प्रोसेस को बहरिया टाउन की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और यह कहा गया कि हमने जो प्ली बार्गेन की थी वो प्ली बार्गेन हम खत्म करना चाहते हैं, इन प्रॉपर्टीज को नीलाम ना किया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को उन प्रॉपर्टीज को नीलाम करने की इजाजत दे दी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया। पहली समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने की थी, और आज दूसरी समाअत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है। आज बेंच में शफी सदीकी साहब थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे, लेकिन चीफ साहब ने यह मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि मुनासिब यह रहेगा कि यह केस जो पहला बेंच था जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वाला, उसी बेंच को भेजा जाए, वही बेंच यह मुकदमा सुने। तो अदालत ने कोई तारीख दिए बगैर आज की समाअत को मुलतवी कर दिया। लेकिन जो हैरानकुन बात थी आज के अदालती कार्रवाई में कि बहरिया टाउन की तरफ से ना तारीख मांगी गई कि नीलामी का प्रोसेस हो चुका है, पोजेशन मिल जाएगा, कोई तारीख आइंदा की तारीख की नहीं मांगी गई, और ना ही हुक्म इम्तना मांगा गया। अलबत्ता इतना जरूर कहना था बहरिया टाउन के वकील जनाब फारूक एच नाइक साहब का कि हम तफसीली फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जारी होने के बाद इजाफी गुजारिशात जमा कराना चाहते हैं, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी। अब नाज़रीन आ जाते हैं दूसरी खबर पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने क्या सरेंडर कर दिया है खुफिया तौर पे, और आज का दिन पीटीआई के लिए, कप्तान पार्टी के लिए भारी क्यों साबित हुआ है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ ने यू टर्न क्या लिया है। जब 5 अगस्त का इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था, बल्कि एहतजाज का क्या था, एहतजाजी तहरीक का उसको नाम दिया गया था कि वो 5 अगस्त को अपने नुक्ता अरूज को पहुंची गई। लेकिन 5 अगस्त का एहतजाज, मैं नहीं कहता, आपने अपनी आंखों से देखा कि नाकाम साबित हुआ, नाकाम शो साबित हुआ, फ्लॉप शो साबित हुआ। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से कोई नैरेटिव नहीं बन पाया कि क्या इस एहतजाज को कामयाब कहना है। एक मर्तबा कहते थे कि इमरान खान साहब से बात की जाएगी कि लोग क्यों नहीं निकले, और दूसरी सांस में कहते थे कि हमारी नज़र में, हमारे ख्याल में यह एहतजाज कामयाब साबित हुआ। फिर 14 अगस्त की कॉल दी गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 अगस्त की एहतजाज की कॉल से भी पीछे हट चुके हैं, और शायद कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस बात का एहसास हो रहा है कि आखिर कितना अरसा एहतजाज और मजम्मत की सियासत करेंगे। आज कौमी असम्बली के इजलास में, बल्कि इस इजलास से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, उसमें बाकायदा हाथापाई हुई है। बाकायदा 2 पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली एक दूसरे के साथ लड़ पड़े हैं, और इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में
बहुत सवालात उठाए गए, सख्त सवालात उठाए गए और पूछा गया कि हमें कौमी असम्बली के इजलास का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। क्यों हम कौमी असम्बली के इजलास का बाइकआउट करना चाहते हैं? और फिर यह भी सवाल पूछा गया कि जब 5 अगस्त का एहतजाज था, 5 अगस्त के एहतजाज की तारीख हमने रखी थी, तो वो शख्स कौन था? यह फैसला किसका था कि हमने अडयाला जेल जाना है? तो पीटीआई के अरकान असम्बली का यह कहना है कि हमें कंफ्यूज ना किया जाए। आप हमें कंफ्यूज करते हैं, एक फैसला करते हैं, उस फैसले पे कि जिले की सतह पे एहतजाज किया जाएगा, फिर एक नई हिकमत अमली दे दी गई कि नहीं, जिले की सतह पे एहतजाज नहीं, हमें अडयाला जेल जाना है। तो ये कंफ्यूजन आप जो है वो पैदा करते हैं, इस किस्म के आप फैसलों को करने के बाद उसमें जो तब्दीली लेके आते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो एक्चुअल खबर है, ये तो पस मंजर भी आप कह लें इसको, मुज़ाकरात से इनकारी है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। लेकिन हुकूमत की तरफ से पिछले 2 रोज में 2 से 3 मरतबा तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की ऑफर कर दी गई है। लेकिन अब जरा ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ खुफिया तौर पे जो क़यादत है और क़यादत के वो लोग जो मुज़ाकरात के हामी हैं, जो चाहते हैं कि बातचीत से रास्ता निकले, वो हुकूमत के साथ राब्ते में आ चुके हैं। लेकिन जो क़यादत हुकूमत के साथ राब्ते में आ चुकी है उसको कुछ खतरात भी हैं, कुछ खदशात भी हैं। खतरा इस बात का है, और वो खतरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़े इख्तलाफ की निशानदही करता है। क़यादत को खतरा यह है कि इमरान खान के साथ जिन लोगों की मुलाकात होती है, जो गैर मुंतखब लोग हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इमरान खान तक रसाई रखते हैं, वो इमरान खान साहब को बददिल कर सकते हैं और इमरान खान से कोई कौमी असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफों का फैसला ले सकते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जैसे बैरिस्टर गौहर जैसे लोग हैं जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या असद कैसर से ऐसे लोग हैं, बल्कि यहां तक भी लोग बताते हैं कि जो लोग मीडिया पे कैमरों के सामने एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं, वो जब पार्टी के कोर कमेटी के इजलास में बैठते हैं तो वहां पे कहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के पांव भी पकड़ने पड़े, मिन्नत समाजित भी करनी पड़े, तो उनकी मिन्नत समाजित भी करें, उनके पांव भी पकड़ें और सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात भी करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से जो ज़राए से खबरें सामने आ रही हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई है, और यह पहले भी बैरिस्टर गौहर साहब जिम्मेदारी लेके चल रहे थे। आज अंसार बासी साहब का आर्टिकल भी आया है, लेकिन ये एक अपनी उनकी सोच भी है पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की कि मुज़ाकरात से रास्ता निकालें, मुज़ामत के जरिए रास्ता नहीं निकलेगा, हमें अपनी पॉलिसी को तब्दील भी करना पड़ेगा और जो मुफाहमत की पॉलिसी है उस पर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। लेकिन ये जो राह हमवार करने की कि मुज़ाकरात हुकूमत के साथ होने चाहिए, ये जिम्मेदारी बैरिस्टर गौहर साहब को सौंप दी गई है। लेकिन असल इशू है कि खान साहब के से अगर आपने फैसला करवा भी लिया मुज़ाकरात का, तो खान साहब कितना अरसा उस मुज़ाकरात के फैसले पर जो है वो कायम दायम रहेंगे। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब जो ज़िमनी इलेक्शन में जो 9 मई के केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, खान साहब के फैसले से क़यादत को, पार्टी के लोगों को एक और भी इख्तलाफ है। वो इख्तलाफ इमरान खान साहब का फैसला है कि हम ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे। अब खान साहब तक तहरीक इंसाफ कोशिश ये कर रही है कि सियासी लोगों की खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए और खान साहब को यह बात बावर करवाई जाए, खान साहब को यह समझाया जाए कि जिन लोगों से डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जो पार्टी के लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उनकी जगह पे उनके खानदान के लोगों को टिकट दिया जाए और इलेक्शन लड़वाया जाए। और अगर हम ज़िमनी इलेक्शन में बाइकआउट करते हैं तो फिर जिन लोगों की खानदानी सियासत है अपने हलकों की, अगर वो अपना हलका छोड़ देंगे सियासी मुखालफिन के लिए, तो फिर अगर वहां पे उनके सियासी मुखालफिन कामयाब हो जाते हैं तो फिर दोबारा से हमारे पार्टी के लोगों के लिए उन हलकों को रिटेन करना, अपनी पोजीशन को रिस्टोर करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ सैनिटी वाले जो लोग हैं, सैनिटी प्रवेल कर रही है कि मुज़ाकरात का रास्ता खुलना चाहिए, और इसमें जो की रोल है वो स्पीकर याद सादिक साहब भी अदा कर रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि जो कोशिश की जा रही है कि खुफिया मुज़ाकरात हों, पसे पर्दा मुज़ाकरात हों, बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात हों, लेकिन इमरान खान साहब का ग्रीन सिग्नल जो है
ان مذاکرات کے حوالے سے تحریک انصاف کی اس سین قیادت کو لینا پڑے گا. اور یہ سین قیادت یہ بھی چاہتی ہے کہ جو غیر منتخب لوگ ہیں ان کی بھی عمران خان تک جو رسائی ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. لیکن انڈائریکٹلی ان کی رسائی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پارٹی پہ غلبہ حاصل کر چکے ہیں. اچھا یہ غیر منتخب لوگ کون ہیں؟ خان صاحب کی بہنیں ہیں، کوئی اور نہیں، جن کے بارے میں میڈیا پہ یہ بہت ڈسکس ہو چکا ہے، بہت ڈسکشن ہو چکی ہے کہ پارٹی کے فیصلوں پہ علیمہ خان صاحبہ اثر انداز ہوتی ہیں. بلکہ شیر حسن مروت صاحب نے تو یہاں کہہ دیا تھا کہ پارٹی کے فیصلوں میں جو علیمہ خان کا کردار ہے وہ ایک غدار کا کردار ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں اگر مذاکرات کا کوئی راستہ بننے کا کوئی امکان پیدا ہوا ہے تو یہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور تحریک انصاف کی جو بھی قیادت ان مذاکرات کے حق میں ہے اس کو خان صاحب کے ساتھ جا کے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ جو بھی راستہ نکلنا ہے، جہاں بھی اختلاف ہوتا ہے، جہاں بھی ایشو ہوتا ہے، کنفلکٹ ہوتا ہے، راستہ ہمیشہ مذاکرات سے نکلتا ہے. تو مذاکرات کا راستہ خان صاحب کو بند نہیں کرنا چاہیے، اور اس بات پہ پی ٹی آئی کی قیادت کو عمران خان صاحب کو کنونس اور راضی کرنا چاہیے. اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.